नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो कोल डेजर्ट है उसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर दिया गया है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर हमने डिस्कस करा कि हिमाचल प्रदेश का जो कोल डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल है उसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसी के साथ ये भारत का 13वां मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। अब बात करें तो यूनेस्को द्वारा 21 देशों में कुल 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व की सूची जारी की गई है और ऐसा पहली बार हुआ है जब 20 सालों में इतनी सारी सूची को एक साथ जो है वो लिस्टेड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कोल डेजर्ट के बारे में। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो इस स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में से ये एक है। इसके साथ ही भौगोलिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हिमनद घाटियाँ, अल्पाइन झीलें और उबड़ खाबड़ उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान भी शामिल हैं। और इसके आसपास के क्षेत्रों में शामिल है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रताल झील। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर संवहनी पौधों की 732 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही भारतीय हिमालय की 30 स्थानिक प्रजातियां, जिसमें कि अल्पाइन घास, औषधि जड़ी बूटियां शामिल हैं। वहीं दुर्लभ पौधों की बात करें तो इसमें शामिल है विलो लिव्ड सी बकथॉर्न, हिमालयन बर्च और फारसी जूनिपर। जीव की बात कर लेते तो यहाँ पर हिम तेंदुआ, हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, हिमालयन भेड़िया पाया जाता है। और पक्षियों में यहाँ पर हिमालयन स्नोकॉक और गोल्डन ईगल जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यूनेस्को की मान्यता का महत्व क्या है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको यूनेस्को की मान्यता तो मिल गई है, लेकिन इस क्षेत्र को इससे क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला तो यही कि इस क्षेत्र में पर्यटन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व है। संरक्षण की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो भी पर्यटन दबाव बढ़ रहा था, साथ ही साथ जो भी यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा था, इसमें भी एक हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वो जैव विविधता संरक्षण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो दरअसल बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आपके जंगल, समुद्र तट या पहाड़ जैसी पारिस्थितिकी प्रणालियां होती हैं। और ये जो है वो पूरा जैव विविधता के संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये यूनेस्को के मानव और जीव मंडल यानी MAB कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। MAB कार्यक्रम क्या होता है इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण चीज समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो 3 कोर होते हैं। उसके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका कोर एरिया, दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा होता है ट्रांजिशन एरिया। तो अगर हम कोर एरिया की बात करें तो ये एरिया जो होता है यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं काफी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा बफर जोन जो कि कोर एरिया को कवर करता है और यहाँ पर ये वाला जो एरिया यहाँ पर शोध कार्य किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन भी कुछ कुछ देखा जाता है। इसके अलावा इसके बाहरी का जो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र है वो ट्रांजिशन एरिया है। यहाँ पर मानव बस्तियाँ होती हैं, लोग खेती करते हैं। तो ये हमारा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व जोन। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन किया जाता है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम के तहत। अब MAB प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में हुई थी और ये आपका एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना। अब बात करें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव समाज और प्राकृतिक पारिस्थितिकी के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो भारत में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वहीं 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो यूनेस्को के MAB वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। 13वां अभी का जो हिमाचल का कोल डेजर्ट है वो ये है। बाकी के 12 जो है उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी,
इसके अलावा सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमाला, खंगचेंदजोंगा, सिक्किम, पन्ना, मध्य प्रदेश। तो ये आपके कुल 12 रिजर्व है और 13वां हमारा कोल्ड डेजर्ट है। अब ये जो 12-13 रिजर्व है इसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं A14, B17, C18 और D19। हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।